या नमस्कार मित्रों, आज है 27 दिसंबर मंडे, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 10 दिन ही बाकी है। मुद्दा यह है कि कल यानी रविवार और आज यानी सोमवार करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। पॉलिटी के कुछ समाचार थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अनरिफाइंड लॉज के सामने नाराजगी क्यों जताई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस को ज़्यादा स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए। नागालैंड से आपस्पा हटाने के लिए कुछ समिति बनाई गई है और दूसरे अलग अलग करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले ये आप जानते हैं, मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज हर सोमवार रात 8 बजे होती है। थर्ड वीक के मैं सब स्कोर्स और रिजल्ट देख रहा था, तो लोगों ने कुछ प्रश्नों में काफ़ी सस्ती गलतियां की हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रश्न था 2021 में यूनाइटेड नेशन ने इनमें से कौन से देशों को लीस्ट डेवलप कैटेगरी एलडीसी से हटा दिया है। बांग्लादेश तो हमको पता था वो कि एलडीसी कैटेगरी से उसे हटाया गया, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन, नेपाल और लाओ भी थे। तो कुल मिलाकर जवाब क्या होगा, 2, 3 एंड 4। मुझे लगता है गैस मास्टरगिरी में काफ़ी लोगों ने ओनली 2 करेक्ट कर दिया कि सिर्फ बांग्लादेश ही एलडीसी से हटाए। तो इसे यहाँ पर हम पाते हैं कि हार्डली 24% ऑफ द कैंडिडेट्स, करीब 3,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, उसमें से 24% का ही सही लगा। फिर उसी तरह ये पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में प्रश्न। प्राइमरी फंक्शन इज टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर नापने के लिए नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नापने के लिए। केवल फिंगर टिप पे ही लगा सकते हैं उसे, नहीं, वो कान पे और अंगूठे भी लगा सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट से काम करता है, नहीं, आईआर से काम करता है। तो इधर भी हार्डली 25% कुड करेक्ट इट। फिर रानी कमलापति के बारे में सही वाक्य ढूंढिए। वो हमने देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश में उनका कुछ पैलेस था और सब रेलवे स्टेशन का कुछ नाम बदला वगैरह। तो उसमें क्या था, शी वॉज विडो ऑफ निज़ाम शाह गोंड डायनेस्टी, दैट इज़ करेक्ट। निज़ाम शाह ने उनकी याद में आंध्र प्रदेश में कुछ महल बनाया था। भाई आंध्र प्रदेश में नहीं बनाया था, वो तो भोपाल मध्य प्रदेश में बनाया था। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर भी लेस देन 50% कुड स्टूडेंट्स कुड गेट इट करेक्ट। फिर ये प्रश्न था हेला सेल्स, वो किस उद्देश्य से बनाए, उसका क्या उपयोग है। वो हेनरिएटा लेक्स नाम की एक ब्लैक महिला, उसको जो कैंसर की कोशिकाएं थी उस पर रिसर्च करके पोलियो वैक्सीन भी बना है, एचआईवी वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बना है और कोरोना का भी वैक्सीन बना है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। और इसमें 39% सिर्फ करेक्ट कर पाए। अब ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टाइम्स 2, 40 मार्क, 20 प्रश्न है 2-2 मार्क के, तो 40 मार्क का पेपर। उसमें जिन जिन लोगों का एटलीस्ट 50% या ज़्यादा स्कोर हो रहा है, यानी 20 मार्क या उससे ज़्यादा, उन सबको बधाई। भाई अजय पाल, ऋषभ, शिवांगी, हनी, आकाश, आदित्य, कामिनी, अजय, लाई, अविनाश, सुधांशु, स्वप्निल, पीयूष, अमित, आदित्य, प्रधान, नवाब, मधुकांत, आशीष, रॉजर। फिर टॉप 10 लिस्ट में जिन लोगों ने मंडे रात 8 बजे टेस्ट दिया और पहला दूसरा तीसरा नंबर आया हो ऐसा, तो हितेश मैक्सिमम 38 मार्क्स। फिर रत्नाकर, आरुषि, रिदम, उनड़कट, रश्मि, रोहित, आकाश, दिव्येश एंड मिश्रा, ये सब लोग टॉप 10 लिस्ट में। आज रात भी टेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। फ्री अनलॉक कोड इज munal.org। खैर अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये रविवार और सोमवार के न्यूज़ में जाने लायक चीज़ें क्या थी। सबसे पहला, वो कुछ दिनों पहले जो नागालैंड में घटना हुई थी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, विवेक जोशी कमेटी। उसका काम क्या है, नागालैंड से ये आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आफ्स्पा कानून हटाना चाहिए कि नहीं, उसके लिए ये समिति काम करेगी। आफ्स्पा कानून क्या है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वापस देखने नहीं बैठेंगे। पुराने वीडियो, पुरानी एक्सेल फाइल देख लेना। फिर पॉलिटी और गवर्नेंस, और उसमें मेंस पेपर 2 में एक चीज़ रहती है कि जुडिशियल डिलेज, न्याय में विलंब। न्याय में विलंब के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमने पहले भी कुछ पढ़े थे, आज नए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने पाया कि ये बिहार में जो शराबबंदी कानून है, उसके चलते हाईकोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अरेस्ट किया जाता है और वो सब बेल एप्लीकेशन, जमानत अर्जी उसमें डालते रहते हैं, और उसके चलते एक एक सिंपल बेल एप्लीकेशन भी 1-1 साल तक उसकी सुनवाई में सब विलंब रहता है, क्योंकि जज के पास पहले से ही बहुत काम है। ऐसी कुछ समस्या हमें देखने को मिले गुजरात में। लैंड ग्रैबिंग एक्ट, वो ज़मीन माफिया लोगों की ज़मीन हड़प कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए एक कानून बना है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव वॉज नोबल,
उद्देश्य तो बहुत अच्छा था कि लैंड माफिया से लड़ना है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा हो रहा है कि गरीब और मार्जिनलाइज कम्युनिटी उसके खिलाफ झुकी झोपड़ी उसने कुछ बनाई हो उसको भी सब जेल में बंद कर दो। और बहुत सारे फर्जी केस फाइल किए जा रहे हैं जहाँ पर पर्सनल वेंडेटा, आपसी रंजिश, आपसी खुन्नस के लिए, भले मामले में दम नहीं हो लेकिन तुमने ज़मीन हड़प की है, ये रहा फर्जी दस्तावेज, ये वो करके वो सब चल रहा है। एज ए रिजल्ट अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाता है जुडिशरी का। तो यहाँ पर कहने का और सोचने का विषय क्या है कि जब कानून बनाए जाते हैं तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेफिजूल में उसमें कोर्ट का वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, वरना ऐसे जो होते हैं उसे हम कहते हैं अनरिफाइंड लॉज, जो विशुद्धिकरण से अच्छी तरह से जिसे बनाया नहीं गया, जिसके चलते फालतू में मशरूमिंग ऑफ द लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, वो चीफ जस्टिस ने खुद ही सजेशन दिए, हमने छाप देने हैं। पहला, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जाए और व्यवस्थित रूप से डिबेट हो, ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में कानून जो पास हो जाते हैं। और पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति, वो उस पर आराम से सोच विचार करे, ये कानून बनेगा तो इसमें कितने नए नए केस दर्ज होंगे, अपने पास जेल में देर इज़ सफिशेंट स्पेस और नॉट, बेल एप्लीकेशन आएंगे, इतने जज है कि नहीं। कुछ टाइम पहले याद करो, एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी कि ये 10-10 और 100-100 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप इनकम टैक्स ऑफिसर वो सब लेकर आ जाते हैं, तो क्या जेल में आपके पास रखने को जगह या कोर्ट का ये आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं ऐसे मामूली केस में। तो जुडिशल इकोनॉमी का भी ख्याल रखना चाहिए। जुडिशल इकोनॉमी मतलब जज को जो सैलरी दी जा रही है, कोर्ट का जितना टाइम खराब हो रहा है, तो उसके सामने क्या वो असल में इतना ज़रूरी है कुछ पब्लिक हेल्थ मोरालिटी दिस टैक्स इनकम वगैरह, वो उन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जुडिशल डिले में एक और मुद्दा हमें मिलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का मतलब क्या, सरकारी वकील। तो चीफ जस्टिस ने पाया कि सरकारी वकील जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, सो दे आर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। उससे प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जहाँ पर निचली कोर्ट में सरकारी पक्ष हार जाए कि जो क्रिमिनल हो उसको सरकार कोर्ट छोड़ दे, या कोई टैक्स का मामला हो उसमें उसे छोड़ दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सरकारी वकील हायर कोर्ट के अंदर अपील डाल देता है फैसले के खिलाफ। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चलते ही रहता है, भले उस केस में कोई दम ना हो और सरकार ने अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बराबर है, लोअर कोर्ट में वो क्रिमिनल छूट गया तो इधर केस खत्म, नहीं, वो हर चीज़ में ऊपर ऊपर जाते रहते। तो उससे अदालतों का कार्यबोझ बढ़ता है, जिसके चलते दूसरे सारे केस जल्दी से निपट नहीं पाते। फिर कई बार ये भी पाया जाता है कि अगर कोई भी बेल एप्लीकेशन डाली जाए, जो भी अक्यूज्ड पर्सन है, तो बहुत बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो इतने गंभीर नहीं होते कि उसमें उसे जेल में ठूसा रखे, बेल दे देनी चाहिए ताकि जेल में भी जगह तो कम है। लेकिन सरकारी वकील बिना दिमाग लगाए हर एक केस में जमानत अर्जी का बाय डिफ़ॉल्ट विरोध ही करते हैं कि ये तो नहीं, बेल को तो अपोज ही करना है। फिर ये भी पाया जाता है कि सरकारी वकील कुछ बार कुछ ऐसे, मान लीजिए पुलिस द्वारा कोई फेक एनकाउंटर किया गया हो या किसी को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया हो और ऐसे कुछ सबूत हो जिससे पता चल जाए कि वो आदमी तो असल में निर्दोष था, लेकिन फिर भी सरकारी वकील ऐसे सबूतों को छुपाते हैं जिससे बचाव पक्ष को फ़ायदा हो सके। एंड अननेसेसरीली वो कभी तो छूट ही जाएगा आगे चल के, लेकिन उतने सालों तक कोर्ट का समय बर्बाद होते रहे। इसलिए चीफ जस्टिस का ये कहना है कि सरकारी वकील के पद को स्वतंत्रता दी जाए, कुछ ऐसा कि जैसे वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमिश्नर, कैसे, नॉट नेसेसरीली कि एकदम ऐसा ही हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन उसे अपना काम अपने तरीके से करने दिया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ अदालत को और जज को जवाबदेह होना चाहिए, सरकार या मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं होना चाहिए। तो अपने आप ये सब जो तमाशे हो रहे हैं थोड़े कम हो जाए। सो दैट वाज अबाउट जुडिशियल डिले इन द कोर्ट केसेस। फिर कुछ मामला चलता है एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज। कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है 10,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में वो कटौती कर रहे हैं। क्यों कटौती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना बजट के खर्चे 5% कम करने हैं अब, क्योंकि टैक्स में पैसा कम आ रहा है, हम इतने लोगों को सैलरी नहीं दे पाएंगे वगैरह। भारत में भी ऐसा तो होता ही है, धीरे धीरे आप पाएंगे कि जितनी वैकेंसी आ रही है दे आर कटिंग इट डाउन, लेकिन वो ऐसा खुल के बोलते नहीं है, वरना ऑपोजिशन और मीडिया और लोग हंगामा करें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने खुल के बोल दिया कि हम 10,000 नौकरियां कम कर रहे हैं। बट दिस इज़ बैड फॉर गुड गवर्नेंस।
क्योंकि आप सोचिए अब बहुत कम ऑफिसर ही बहुत सारी फाइलों का निपटान देखेंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वर्क प्रेशर बढ़ेगा और सुशासन को असर होगी। तो असल में देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द सिविल सर्वेंट, खासकर ये कोरोना और बाकी सब महामारी के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं गरीबों की मदद के लिए और ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत है। फिर एक मुद्दा चलता है राइट टू बी फॉरगॉटन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि आपने कुछ अपना फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड किया था, तो फिर आप जब उसे डिलीट कर दे तो वो सारे फ़ोटो फेसबुक और गूगल सर्च इंजन वगैरह इधर उधर से हट जाना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए और उस पर क्या रुख है वगैरह वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वापस देखने नहीं बैठेंगे। कोरोना में समाचार क्या है, थर्ड प्रिकॉशनरी डोज या जिसे हम कहें बूस्टर डोज किसे दिया जाएगा, वो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा जिन लोगों ने सेकंड डोज अप्रैल 2021 तक में ले लिया था। तो अब उनको करीब एक 9 महीने जितना समय हो गया है आफ्टर द सेकंड डोज, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी अगर कम भी हो गई हो कोरोना के खिलाफ तो वापस हो सके, इसलिए बूस्टर डोज दिया जाएगा। और कोशिश होगी कि वो बूस्टर डोज जो होगा वो डिफरेंट कंपनी का होगा। तो कोविशील्ड का लिया हो तो कोवैक्सीन का दिया जाए, कोवैक्सीन का लिया हो तो कोविशील्ड का दिया जाए, ताकि उसकी और इम्यूनिटी बेहतर हो जाए। और दूसरा कि ये 15 to 18 एज ग्रुप में जो किशोर किशोरियाँ होंगे, टीनेजर्स, उनका भी वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हो रहा है। इकोनॉमी में कुछ खास जाने लायक नहीं था। शेयर मार्केट में आप जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर ये शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। तो बीएसई का सेंसेक्स नाम का सूचकांक होता है, उसी तरह एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक है, उससे हमको पता चले कितना शेयर बाजार ऊपर नीचे गया। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले एक और चीज़ लेकर आए, एनएसई प्राइम इंडेक्स, मतलब सिलेक्टेड ऐसी गिनी चुनी 20-50 जो भी कंपनियां कि जहां कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, उनमें क्या उन कंपनियों के शेयर्स का प्राइस क्या कम ज़्यादा चल रहा है उसका अलग से सूचकांक बनेगा। फिर एक मुद्दा चल रहा है कि केन्स एनर्जी कंपनी, उसके खिलाफ भारत ने वो कुछ कैपिटल गेंस टैक्स मांगा था, फिर वो नेदरलैंड की कोर्ट में गए थे, भारत सरकार पर बिलियंस ऑफ डॉलर का केस जीत गए थे। भारत सरकार वो पैसा वापस नहीं कर रही थी, तो अमेरिका में जो एयर इंडिया के प्लेन खड़े हैं उसे जब्त करवा लेंगे, पेरिस में सरकारी दफ्तर जो भारत सरकार के हैं एम्बेसी दूतावास वगैरह उसे जब्त करवा लेंगे। ऐसा उसने इधर उधर केस फाइल किए थे। फिर याद करो भारत सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को रिमूव करने के लिए कानून ले आती है, उसमें ये शर्त है कि केन अगर अपने केस वापस ले ले तो सरकार भी उससे टैक्स मांगना छोड़ देगी। तो केन ने अब कहा ठीक है, हमने वो जितने केस फाइल किए थे अमेरिका, ब्रिटेन, पेरिस वगैरह, वो हम वापस ले रहे हैं। ये मामला हम लोग वैसे तो पढ़ ही चुके हैं, Win21 सीरीज में जो आखिरी वाले लेक्चर थे उसमें देख लेना। तुर्की की करेंसी लीरा, अब वो अप डाउन होते रहते हैं और उसका रोज कुछ ना कुछ ड्रामा चलते रहता है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आने तो वो पूरे साल में करेंसी एक्सचेंज का क्या ट्रेंड है वो पढ़ाएगा, तब हम देखेंगे। करप्शन में एक मामला शायद आपने मीम भी कुछ चल रहा है और न्यूज़ भी चल रही है। रेलवे इंजीनियर ने जो विंटेज स्टीम इंजन, विंटेज मतलब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में कुछ रखा जाए, म्यूजियम टाइप की चीज़, तो ऐसा अंग्रेजों का जमाना है, जो भी ऐसा कुछ रेलवे इंजन होगा उसने कबाड़ी में बेच दिया एंड ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू सेल इट एज स्क्रैप। तो इसमें हमें क्या जानने को मिलता है, भाई पैसों की इतनी तो क्या भूख है लोगों में कि ऐतिहासिक धरोहर को भी वो कबाड़ी में बेच दे। एनीवेज, फिर क्या मुद्दा है, बाकी तो सब पर्सन ही न्यूज़ में। डेसमंड टूटू, वो साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे जिन्होंने वो अश्वेत के खिलाफ जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ वो लड़े, एंटी अपार्थेड, और उसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। सो ही डाइड। फिर प्लेसिस इन न्यूज़ में रॉबेन आइलैंड, वो साउथ अफ्रीका में है, नेल्सन मंडेला को वहाँ पर जेल में काफ़ी समय रखा गया था। वो जिस जेल में रखा था उसकी जेल की चाबी की कुछ नीलामी और वो तमाशे हो रहे हैं, वो पूरा हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। वी नीड टू बी जस्ट अवेयर ऑफ द ज्योग्राफी। रॉबेन आइलैंड इज़ इन साउथ अफ्रीका। फिर अलग अलग बुक्स आ रहे हैं फॉर नॉन आईएएस एग्जाम। रेबल अगेंस्ट द राज, ये किताब लिखी रामचंद्र गुहा ने। कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेज, ये लिखा अरुण शौरी ने। फिर अमिताभ घोष, उनका कुछ नया उपन्यास लिविंग माउंटेन। और फिर एक जीत थाइल, उसको भी कुछ बुकर या बहुत पहले कुछ मिला था, वो एक नई किताब लेकर आई रहे हैं ऑन मॉडर्न इंडियन पोएट्स। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।